हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। रिवीजन भी रखे गए हैं हर एक क्वेश्चन से, तो आप लोग रिवीजन भी करते चलना साथ साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का करंट अफेयर का वन लाइनर में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेरू में जाकर के चनाके मेगा पोर्ट परियोजना का अनावरण किया है। और द फेबल ये 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीती है। इसके अलावा ओडिशा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू हुआ। COP29 जिसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है, इस दौरान कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान इन तीन देशों ने ऊर्जा प्रणाली एकीकृत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉर्च्यून मैगजीन ने पहली बिजनेस अपनी मैगजीन निकाली जिसमें 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट तैयार की और इसमें एलन मस्क टॉप पर हैं। एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम की 75 किलोमीटर रेंज बढ़ा करके 300 किलोमीटर तक की रेंज करने की योजना बनाई है। अभी हाल ही में इनका परीक्षण किया है। नवंबर 2024 में एशियाई खेलों के पदक विजेता ब्रजेश गुणेश्वर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। और T20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन गए अर्शदीप सिंह। और मृदंग के वाद्ययंत्र के विद्वान वरदरा कमलाकर राव इनका निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ जो भी बनती है डेली, वीकली, मंथली, सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, 17 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? पहला क्वेश्चन दिवस का ही होता है जनरली। तो 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। इस बार दोनों ये 17 नवंबर को ही मनाए गए। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या नेशनल एपिलेप्सी डे जो है, ये मिर्गी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। मिर्गी एक प्रकार का कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का एक विकार होता है ना। तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी, ये इस बार की थीम रखी गई है। मस्तिष्क का एक पुराना विकार है, बार बार होने वाले दौरे या पिट्स के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और इस बार ये पड़ा था 17 नवंबर को, तो इसलिए ये 17 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, तो हर साल 17 नवंबर को नहीं पड़ेगा, इस बार पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की बात करें तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व छात्र दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाते हैं, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे है। ध्यान रखिएगा, विश्व और अंतर्राष्ट्रीय दो दिवस मनाए जाते हैं अलग अलग दिनों पर। इस बार की थीम है हॉलिस्टिक एजुकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। इसको मनाने के पीछे की कहानी क्या है? चेकोस्लोवाकिया में जर्मन कब्जे के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्राग यूनिवर्सिटी में 1939 के नाजी हमले की वर्षगांठ की याद में ये मनाया जाता है। ये प्रमुख दिवस हैं, इनका रिवीजन करेंगे आज। 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन सब का ये राज्य स्थापना दिवस 1 को मनाया जाता है, 1 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 12 को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने पशु सप्लीमेंट पिनफेनान एस के लिए विश्व का पहला पेटेंट प्राप्त किया? तो पिनफेनान एस नाम से विश्व का पहला पशु सप्लीमेंट लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया है दोस्तों जापान ने। जापान की राजधानी टोक्यो में लॉन्च किया गया है पशु सप्लीमेंट। पशु सप्लीमेंट मतलब जैसे पुरुषों का या मनुष्यों का सप्लीमेंट होता है, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं सप्लीमेंट भी यूज करते हैं प्रोटीन वगैरह ज्यादा अच्छे से पाने के लिए, तो वो तो मनुष्य के लिए होता है। ठीक है, अब ऐसे पशुओं के लिए लॉन्च किया है जापान ने। जापान ने दुनिया का पहला ये क्लेम कर रहे हैं कि पशु सप्लीमेंट है, एनिमल सप्लीमेंट है और नाम है इसका पिनफेनॉन एस फर्स्ट।
तो पिन फिनॉन एस जो है इसके लिए पेटेंट करा लिया है। पेटेंट मैंने आपको एक दिन और समझाया था कि पेटेंट कराने का मतलब कि आपका वो यूनिक हो गया पूरी दुनिया में, है ना। जिस भी किसी प्रोडक्ट का या किसी एक आपके आविष्कार का, आविष्कार आपके खोज का आपने अगर पेटेंट करा लिया तो फिर वो आपके ही नाम से आगे आने वाले दिनों में प्रोड्यूस होगा, कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। अगर कोई और वैसी चीज बनाता है तो आप कॉपीराइट भी दे सकते हो, है ना। तो ये पेटेंट करा लिए हैं, विश्व का पहला पेटेंट प्राप्त किए हैं पशु सप्लीमेंट के लिए। तो इसका पेटेंट धारक कौन है? स्कैरो इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। तो कुत्तों में एएनपी को कम करने के लिए उपचार और रोग निरोधक दवा और निर्माण विधियां, ये इस पेटेंट का नाम है ना। हिरोशी ओकावा, हिरोशी कोई, ये इसके आविष्कारक हैं। अगला, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता मैंने बताया था ना आपको, नवंबर दिसंबर में होती है ये आयोजन हर साल। तो मिस यूनिवर्स जो है इसको जीत लिया है इस बार का किसने? विक्टोरिया कैजोर थीलविग ने। विक्टोरिया कैजोर थेलविग ये हैं डेनमार्क की, और ये अब हो गई हैं मिस यूनिवर्स, डेनमार्क की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं ये भी पूछा जाता है, याद रखिए। ये है विक्टोरिया थेलविग। तो इन्होंने जीत लिया है सेनिस पलासियोस जो पिछली बार की थी मिस यूनिवर्स, इन्होंने इनको ताज पहनाया। और ये प्रथा चली आ रही है, मतलब कि जो पिछली बार का विनर होता है वो इस बार के विनर को आकर के ताज पहनाता है। तो सेनिस पलासियोस 2023 की थी, अब ये बन गई हैं 2024 की विक्टोरिया केजोर थीलविग, जो कौन से नंबर की हैं? 73वें नंबर की हैं, डेनमार्क की रहने वाली हैं। फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन पर रही चिडम्मा एडेस्टिना, और सेकंड रनर अप रही मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान। भारत की तरफ से कौन गई थी? भारत की तरफ से रिया सिन्हा थी, ठीक है ना। रिया सिन्हा, मैं आपको बता भी चुका हूं कई बार कि रिया सिन्हा जो है ये भारत की थी, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीती थी। तो ये भारत को रिप्रेजेंट करने मिस यूनिवर्स में गई थी, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई हैं। हालांकि टॉप 32 में ये जगह बनाई थी, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई, इसलिए ये बाहर हो गई। तो जीता ये इन्होंने। अब देखो साल भर में जो ऐसे प्रतियोगिताएं हुई हैं जिनके जो विनर हैं वो मैं आपके सामने ये टेबल में दिखा रहा हूँ। जैसे मिस वर्ल्ड 2024, देखो मिस वर्ल्ड का जो होता है टूर्नामेंट ना, एक प्रकार के कहें ये जो इवेंट होता है, प्रतियोगिता होती है, वो साल के शुरुआत में हो जाती है। मिस यूनिवर्स की लास्ट में होती है, साल के अंत में। तो मिस वर्ल्ड 2024 का क्रिस्टीना पज़्कोवा ने जीता था चेक गणराज्य में, और किए हैं ये। मिस यूनिवर्स का खिताब का अभी डिक्लेरेशन हुआ है, विक्टोरिया कैजोर थीलविग जीती हैं। मिसेज यूनिवर्स अमेरिका ये शेफाली जामवाल जीती हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल ने जीता है। मिस यूएसए 2024 सवाना गैंकोविज ने जीता है। और मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिन्हा ने जीता है। यही गई थी मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ये ध्रुवी पटेल ने जीता है, इनका भी नाम आप याद रखना। अच्छा, एक और फेमिना मिस इंडिया जो है ना, इनका नाम आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, निकिता पोरवाल, क्योंकि जब 2025 वाला होगा मिस वर्ल्ड ना, अभी जब फरवरी मार्च में होगा, तो उसमें ये जाएंगी इंडिया को रिप्रेजेंट करने, ठीक है। तो ये अब भारत की प्रतिनिधि होगी वहां पर मिस वर्ल्ड में। चलिए अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार सराय काले खां चौक का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो सराय काले खां चौक पिछले दिनों में काफी ज्यादा चर्चे में भी रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको लेकर के काफी राजनीतिक उठापटक भी हुई। एक्चुअली में सराय काले खां चौक का नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया, और ये जब बदलाव हुआ तो वहां पर राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ने लगी। तो यहाँ पर आप आज के टाइम पर इससे रिलेटेड आर्टिकल देख पाओगे। मनोहर लाल खट्टर जी जो आज के टाइम पर यूनियन मिनिस्टर हो गए हैं अर्बन डेवलपमेंट के, शहरी विकास के, तो इन्होंने इसका नाम बदला है, इस चौक का नाम बदला है। ये कहाँ पर है? दिल्ली के पूर्व मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है ये सराय काले खां चौक, और भगवान बिरसा मुंडा चौक इसका नाम रखा गया है। अब देखो ये भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर बदला गया। कब होती है जयंती? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही झारखंड अलग हुआ था बिहार से। मैंने बताया था आपको कि 28वां राज्य बना था इस डेट को सन 2000 में, है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जोर शोर से मनाई जाती है। इसी दिन एक और दिवस घोषित कर दिया गया आगे चलकर 2021 में, किस नाम से? जनजातीय गौरव दिवस के नाम से।
तो भगवान बिरसा मुंडा जी जो हैं ये आदिवासियों के भगवान हैं और इनके सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी फिर भी पूछा जाएगा क्योंकि अभी रिसेंट ही ये दिवस अनाउंस किया गया है। तो ऑलरेडी ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मनोहर लाल खट्टर जी ने दिल्ली के पूर्व मध्य और उत्तरी क्षेत्र को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जो चौक है उसका नाम बदल करके सराय काले खां चौक से भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। क्लियर है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना क्योंकि काफी चर्चे में रहा था। अगला, नवंबर 2024 में कहां पर जौल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया गया? जौल जीबी मेला ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। जौल जीबी मेला देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम आपको दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है पिथौरागढ़ में। अमूल्य धरोहर इन्होंने बताया है राज्य का जौल जीबी मेला को। इसमें मुख्य रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के लोग आते हैं और ये मेला ऐतिहासिक बताया जाता है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर को। 9 नवंबर सन 2000 को ये 13 जिले लेकर के अलग हुआ था। आज भी यहाँ पर 13 जिले ही हैं, आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ की कैपिटल देहरादून भी है, गैरसैंण भी है। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है, देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है। ओके, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बीजेपी पार्टी सीएम है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है करंट टाइम पर। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी ताल जो हैं ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, यहीं पर स्थित है। अब इसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पहले इसी का नाम हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। माना नीति लिपुलेख तीन प्रमुख इसके दर्रे हैं। यहाँ पर विधानसभा में 70 सीट है, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीट यहाँ से जाती है। अगला, नवंबर 2024 में नाइजीरिया ने किसको अपने दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया? तो दोस्तों नाइजीरिया ने अभी हाल ही में पीएम मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है, जो कि नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कई जगहों पर आपको कई लोग बताते मिल जाएंगे कि नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, नहीं, नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल है, पीएम मोदी रिसीव नाइजीरिया सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अभी कुछ दिन पहले डोमिनिकन गणराज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, अब यहाँ पर नाइजीरिया ने दिया है दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अपना, है ना। तो पीएम मोदी को ये मिला है। अच्छा, पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले नाइजीरिया से सिर्फ और सिर्फ दूसरे विदेशी हैं। नाइजीरिया ने इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को दिया था 1969 में। 1969 में ब्रिटेन की महारानी को दिया था और अब किसी दूसरे विदेशी को दिया है, जो वो हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो 3 अहम समझौते भी हुए हैं और इनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, कस्टम सहयोग और सर्वे सहयोग शामिल है। नाइजीरिया वैसे भारत का अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है ना। अच्छा, पीएम मोदी को अब तक विदेशों में 17 अवार्ड मिल चुके हैं, तो ये 17वां पुरस्कार था विदेशों में प्राप्त हुआ। इनमें से कुछ का अगर आप रिवीजन करना चाहो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा होती है और इसकी करेंसी होती है नायरा। कहाँ पर पड़ेगा वर्ल्ड मैप में? तो वर्ल्ड मैप में देखोगे जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, तो यहाँ से आना आपको अफ्रीका में। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था 3 देशों की यात्रा पर है पीएम मोदी। 16 से 21 नवंबर के बीच में 3 देशों में गए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले वो नाइजीरिया पे गए, फिर अब ब्राजील में है और ब्राजील से फिर गुयाना जाएंगे। तो अभी नाइजीरिया जो है ये है अफ्रीका में, तो अभी अफ्रीका में ये गए हुए हैं और नाइजीरिया पहुंचे हैं। नाइजीरिया आपको यहाँ पर दिखेगा। नाइजीरिया के बाद ये ब्राजील गए और आज के टाइम पर, क्योंकि आज की डेट जो है ये 19 तारीख है, आज के टाइम पर वहाँ पर ब्राजील में हो रहा है G20। तो G20 समिट में वहाँ हिस्सा लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकल लेंगे और जाएंगे गुयाना में। ठीक है, गुयाना में भी हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए इनको। फिलहाल नाइजीरिया यहाँ पर है और नायरा इसकी करेंसी है, ये याद रखना। और इसकी अबूजा राजधानी होती है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? बोला टिनुबू। बोला टिनुबू है। ओके, अब बात करते हैं कि पीएम मोदी को मिले पिछले दिनों में अवार्ड्स कौन कौन से हैं। तो अभी अवार्ड ऑफ ऑनर मिला था डोमिनिकन गणराज्य से। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला था रूस से। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गलापो मिला था भूटान से। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मिला था पापुआ न्यू गिनी से। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला था फिजी से।
और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला था फ्रांस से। ये पिछले दिनों के कुछ अवार्ड हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत या कहें स्पोर्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दो भारतीय खिलाड़ियों को, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दोनों को साथियों स्पोर्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दुबई स्पोर्ट काउंसिल का। दुबई जो है ये टूरिज्म को प्रमोट करता ही है। टूरिज्म को प्रमोट करने का सबसे एक अच्छा उपाय होता है कि अपने यहाँ कोई स्पोर्ट का इवेंट करा लो। स्पोर्ट का इवेंट कराओगे तो खिलाड़ी आएंगे ही, खेल होगा, और खेल देखने के लिए और खिलाड़ियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से आप देखते हो यूएई में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। कई कई बार तो जो कुछ वेन्यू जो है वो कैंसिल जब हो जाते हैं तो उसका भी आयोजन दुबई अपने पास ले लेता है। दुबई कहता है कि इसका भी आयोजन हमें करा दो। जैसे अभी आपने देखा था महिला T20 वर्ल्ड कप, ये आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल चला, वहां पर सत्ता गिरी, और इसको देखते हुए वहां पर आईसीसी ने फैसला लिया कि अब आयोजन हो जाए यूएई में। यूएई में आयोजन भी हुआ सक्सेसफुली, न्यूजीलैंड जीत करके भी ले गई ट्रॉफी, है ना। ऐसे ही आपने देखा था आईपीएल, कोविड के टाइम पर जब ये हुआ कि इंडिया में नहीं हो पाएगा कोविड के दौरान, तब आईपीएल यूएई में आयोजित किया गया था, है ना। तो आईपीएल जो है या फिर कोई ऐसा बहुत सारा टूर्नामेंट जो है यूएई हमें हमेशा अपने यहाँ आयोजन कराने की क्षमता रखता है। तो फिलहाल चार लोगों को, चार जो भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको अपना स्पोर्ट एम्बेसडर नियुक्त किया है दुबई ने। दो तो मैंने आपको बता ही दिए, दो और हैं, खबीब नूर मेदेव रूस के हैं, और पैट्रिस एवरा ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। क्लियर, अगला, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारतीय बिजली ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग करके बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने की घोषणा की? तो दोस्तों अब तो अडानी पावर से अब तो बिजली मिल नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि अडानी पावर ने कहा था 7 नवंबर की डेडलाइन है, अगर 7 नवंबर तक उनका बिजली का बिल भुगतान नहीं करोगे तो हम लाइन काट देंगे, और वो कट गया था। तो यहाँ पर ऐसे में अब भारतीय बिजली जो है, भारतीय बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें थी ही वहां पर, लेकिन बिजली नहीं जा रही थी। तो इसका उपयोग करते हुए बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली मांगी है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नेपाल्स पावर स्टार्ट फ्लोइंग टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन ग्रिड, भारत के ग्रिड से, भारत के ट्रांसमिशन लाइनों से यहाँ पर जा रहा है। तो फिलहाल ये न्यूज आई हुई है, 40 मेगावाट की बिजली का निर्यात किया है नेपाल ने, और इसके लिए 400 किलोवाट ढाल के बार नेपाल मुजफ्फरपुर बिहार की जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, ये यूज की गई है। और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। भारत के ही सहयोग से ये भी किया जा रहा है। जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक खड़का, बांग्लादेश सरकार के ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फैजुल कबीर खान, ये सब जो है इसका उद्घाटन किए हुए हैं। हाल ही में किसको मॉरिशस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो मॉरिशस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव एक डिप्लोमेट हैं, और इनको नियुक्त किया गया है इंडिया का नेक्स्ट इनवाय टू मॉरिशस। तो ये मॉरिशस में भारत के होंगे उच्चायुक्त, कह सकते हैं। उच्चायुक्त क्यों कहेंगे? क्योंकि मॉरिशस भी जो है ये कॉमनवेल्थ नेशन है। जब कॉमनवेल्थ नेशन में कोई नियुक्त होता है तो वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। अगर कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा नहीं है वो देश, तो वहां पर नियुक्त करना है तो वहां पर एम्बेसी में जो अधिकारी होगा मेन वाला, वो वहां पर एम्बेसडर नियुक्त होता है, राजदूत होता है। ठीक है, वहां दूतावास होता है। चलिए, तो यहाँ के नंदिनी सिंगला की जगह ये लेंगे अनुराग श्रीवास्तव। मॉरिशस एक देश है, अफ्रीकी देश है, मेडागास्कर के पास, बहुत ही छोटा सा कंट्री है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही दिखाया था। पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी है। नवीन राम गुलाम इसके नए प्रधानमंत्री हैं, और मॉरिशस रूपी जो है ये यहाँ की करेंसी है। अब राजदूत और उच्चायुक्त का भी लिस्ट देख लो। तो जैसे नीना मल्होत्रा हैं, ये स्वीडन में भारत की राजदूत नियुक्त की गई हैं, या उल्टा लिख उठा है, स्वीडन में भारत की राजदूत हैं, स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। एसात अजीमा ये भारत में मालदीव के राजदूत हैं, है ना, मतलब मालदीव ने अपना भारत में इनको नियुक्त किया है। सुभाष प्रसाद गुप्ता सेंट विसेंट में भारत के राजदूत हैं। बी वलाल वन्ना कंबोडिया में भारत के हैं। कुमार तुहिन नीदरलैंड में भारत के हैं। आर रविंद्र ये आइसलैंड में भारत के हैं। सुहेल एजाज खान ये यमन में भारत के हैं। और विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा? तो दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये लेह लद्दाख में बनाया जाएगा। सबसे हाई एल्टीट्यूड पर लेह लद्दाख ही है, तो वहां पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। पैरा स्पोर्ट्स सेंटर मतलब कि पैरा खिलाड़ियों के लिए, पैरा एथलीट के लिए ये होगा।
तो पैरा एथलीट जो होंगे ये लद्दाख में जा करके अपना वहां पर ट्रेनिंग वगैरह कर सकेंगे। अब इसका उद्देश्य है 2028 के पैरालंपिक को फोकस करना। इस बार देखो पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन आया भारत का, और ओलंपिक से तो बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, लेकिन ओलंपिक उतना खरा उतरा नहीं। पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन रहा इस बार का ओलंपिक का, लेकिन पैरालंपिक ने पिछली बार से लगभग दोगुना प्रदर्शन अच्छा किया। तो इसलिए पैरालंपिक पर थोड़ा और फोकस किया जा रहा है भाई, जो रिजल्ट देगा उसी पर सरकार इन्वेस्ट भी करेगी। तो यहाँ पर लेह में दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर बनाया जाएगा, आदित्य मेहता फाउंडेशन के सहयोग से बनाया जा रहा है 2028 की पैरालंपिक की तैयारी जिससे बेहतर तरीके से की जा सके। तो ये थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आज की करंट अफेयर, कम समय में ज़्यादा कंटेंट पाए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, इसकी क्विज पीडीएफ एमजीटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भवतेज सिंह गिल ने जीता। भूटान के ऑर्डर ऑफ ड्रुक गलापो सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो वो है पीएम मोदी। यहाँ पर गलत लग गया है, डीवाई चंद्रचूड़ लग गया है, पीएम मोदी है। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? फॉर्चून के पहले बिजनेस में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।